हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं घटना चक्र करंट क्यूज 2021 का जो सीरीज चल रहा है त्रैमासिक, जिसमें कि फरवरी 2021 तक के बजट और इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट किया गया है। इसमें त्रैमासिक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2020 के वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है मैगजीन है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो कवर किए हैं 140 क्वेश्चंस राष्ट्रीय परिदृश्य में कवर किए हैं। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 141 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। क्वेश्चन 141, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन को जो थीम रहा वो क्या रहा? गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सतर्क भारत समृद्ध भारत। इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक जो राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया वह 27 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर यानी 3 दिवसीय कार्यक्रम रहा। यह जो है आयोजनकर्ता सीबीआई दैट इज केंद्रीय जांच ब्यूरो। फोकस जो इसका रहा वह सतर्कता संबंधी विषयों पर। बस आपको इतना याद रखना है कि आयोजन जो किया गया उसका थीम क्या रहा। तो थीम आपने देखा कि सतर्क भारत समृद्ध भारत। साथ ही दोस्तों, आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा हर साल जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है वह प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 142, विश्व खाद्य दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विकसित की गई फसलों की कितनी बायोफोर्टिफाइड किस्मों को जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, तो कितनी फसलों की जो है कितनी बायोफोर्टिफाइड किस्मों को जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शन है 15, 16, 17, 18। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 17। ठीक है, आइए कुछ तथ्य देखते हैं। तो विकसित की गई फसलों की बायो जो फोर्टिफाइड किस्में रहीं वह 17 रहीं। किस्मों की संख्या किस दिवस पर? तो याद रखना है विश्व खाद्य दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर। और इसके साथ ही जो है हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था, तो वो 75 रुपये का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दिया भी है। हाँ, उद्देश्य क्या रहा? अनाज की पौष्टिकता को बढ़ाना है। तो इस किस्में कितनी है? 17। ठीक है, एएफओ की जो है 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 143, अक्टूबर 2020 तक पीएम स्वनिधि योजना दैट इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसके तहत जो है किस राज्य के ऋणों के आवेदन मंजूरी और संवितरण सहित सभी श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पीएम स्वनिधि योजना में पहला स्थान जो प्राप्त करने वाला राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इस योजना को याद रखना है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इस योजना को जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो पीएम नाम क्या है? पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष राज्य जो रहा है वह अपना उत्तर प्रदेश रहा है। तो यूपी स्पेशल या यूपीपीसीएस आरओ, ठीक है, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि पीएम स्वनिधि में अपना जो उत्तर प्रदेश वो नंबर 1 पर है। पहला स्थान ऋणों के आवेदन मंजूरी और संवितरण सहित सभी श्रेणियों में नंबर 1। योजना अंतर्गत प्राप्त जो आवेदन रहे वो 62,000, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऋण जो वितरित किया गया है वो किया गया है 2,26,728 अभ्यर्थियों को, तो इतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है पॉइंट। लेकिन आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक है, शीर्ष 10 शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश के 7 शहर शामिल हैं। शहर अगर पूछा जाए तो याद रखना है कि शीर्ष जो 3 शहर हैं, पहले नंबर पर वाराणसी है, दूसरे पर लखनऊ कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तीसरे पर अलीगढ़ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित तथ्य। इसके साथ ही सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के अन्य शहर भी हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा याद रखना है। पीएम स्वनिधि योजना का जो शुभारंभ किया गया है वह 1 जून 2020 को। उद्देश्य क्या है? कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन से प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों को अपनी आजीविका गतिविधियों को पुनः शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
प्रदत्त सहायता जो राशि रही वह 10,000 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों पीएम स्वनिधि के तहत जो प्रदत्त सहायता राशि है उसका जो अमाउंट है उसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो ये है 10,000 रुपये तक की रियायती दर पर कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना, यानी 10 लाख रुपये तक के लोन जो है वो मिलेंगे रियायती दर पर। ठीक है, यानी इसके साथ ही इस पर क्या, जब आप इस डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि जो लोन मिलता है 10,000 का, उस पर जो इंटरेस्ट होता है उस पर जो है सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, डिटेल में जब हम लोग योजनाओं का डिस्कस करेंगे तो इन चीज़ों को वहाँ पर कवर करेंगे। तो बस यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है कि पीएम स्वनिधि योजना का जो शुभारंभ किया गया 1 जून 2020 को। शहरों की अगर बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश का पहला जो शहर होगा वो वाराणसी उत्तर प्रदेश होगा, उसके आगे अलीगढ़ है। ठीक है, शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, अमाउंट जरूर याद रखना 10,000 रुपये तक का। ठीक है, तो ये रहे इंपॉर्टेंट तथ्य। क्वेश्चन नंबर 144 है, भारत का पहला समुद्र तटीय, पहला है क्या है, पहला, तो भारत का पहला समुद्र तटीय सैंड ड्यून दैट इज रेत का टीला पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। ठीक है, पार्क के डेवलप के लिए जो सहायता राशि जो प्रदत्त की गई है 3 करोड़ रुपए हैं विश्व बैंक के द्वारा। परियोजना का प्रस्ताव राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा किया गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो भारत का पहला समुद्र तटीय सैंड ड्यून दैट इज रेत टीला का जो पार्क है वह जो है गोवा में है और किसकी सहायता से असिस्टेंट किया जाएगा, यानी जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होगा विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है अगर एग्जाम में बाई चांस पूछ ले तो। क्वेश्चन नंबर 145, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स का 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ हो। अगर यूपीपीसीएस की बात की जाए तो आपको मिनिमम एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा इंडेक्स से। तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स, तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4, यानी चौथा स्थान है। ठीक है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पहले स्थान पर कौन सा है, साथ ही आपको एशिया पावर इंडेक्स जो जारी करता है वो कौन है। तो एशिया पावर इंडेक्स को जारी जो करता है वह है सिडनी स्थित लॉबी संस्थान। कौन? लॉबी संस्थान। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, जारी तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है। अग्रणी रैंक वाले आप यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिका नंबर 1 पर, चाइना दूसरे पर, जापान तीसरे पर, उसके बाद अपने भारत का स्थान चौथा है। मिनिमम रैंक आप देख सकते हैं, सबसे नीचे जो है वो पपुआ न्यू गिनी है, नेपाल है, मंगोलिया है। तो सबसे फर्स्ट पर कौन है एशिया पावर इंडेक्स में? तो अमेरिका। भारत का स्थान चौथा है, सबसे निचले पावदान पर पपुआ न्यू गिनी है। ठीक है, पड़ोसी देश में आप देख सकते हैं वो नेपाल है। रैंक जारी करने का मापन क्या रहा? तो संसाधन एवं प्रभाव, कुल शामिल देश 26। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना ही याद रखना है कि एशिया पावर इंडेक्स में पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है, अभी तो देखिए चाइना, तीसरे पे जापान है और चौथे पे अपना भारत है। निचले पायदान पर कौन है? तो वो है पपुआ न्यू गिनी। पड़ोसी देशों में भी नेपाल सबसे नीचे दूसरे नंबर पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146, अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में 2.5 मिलियन वर्ष पुराना ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म की जो है वो खोज की गई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट करंट अफेयर से आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 2.5 मिलियन वर्ष पुराना है ड्रैगन फ्लाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा कौन सा स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, झारखंड। तो ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म की जो खोज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि प्राप्ति स्थल जो रहा वो झारखंड का जो स्थल है वो है लातेहार। ठीक है, तो मान लो स्टेट न दें तो लातेहार अगर देते तो पता होना चाहिए, लातेहार झारखंड। ठीक है, खोज का जो प्रकाशन करने वाली पत्रिका रही वो करंट साइंस पत्रिका। खोजकर्ता पश्चिम बंगाल की 4 विश्वविद्यालयों की शोधकर्ता रहे। अनुसंधान का जो नेतृत्व किया था वो थे प्रोफेसर जो है महासिन अली खान, सिद्धू खानो बिरसा विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल वनस्पति विज्ञान की सहायक प्रोफेसर। तो ये कहाँ के रहे हैं? पश्चिम बंगाल की जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसके प्रोफेसर रहे प्रोफेसर महासिन अली खान। जीवाश्म का जो निकटतम जीवित सदस्य रहा वह लिब्यूलुला ड्रिपेशा जीवाश्म की अवधि 2.5 मिलियन वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है
वो है कि ये 250 मिलियन वर्ष पुराना है। ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म की खोज की गई और कहाँ पर है ये? झारखंड। कौन सा जगह रहा? लातेहार। क्वेश्चन नंबर 147, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश के साथ बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता दर्जविका पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज ऑप्शन डी, दैट इज संयुक्त राज्य अमेरिका। बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता डीवीका, आप देख सकते हैं कि समझौता जो तिथि रही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संबंधित देश ही आपको याद रखना है। भारत और अमेरिका के बीच ये समझौता है। और वीका को फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन जो एग्रीमेंट है वो भारत और किस कंट्री के साथ है? अमेरिका। उद्देश्य है कि सशस्त्र बलों के बीच विस्तारित भूस्थानिक जानकारी साझा करने की अनुमति प्रदान करना है। क्या चीज़ें साझा किया जाएगा? तो यह मानचित्र, चार्ट, वाणिज्यिक और अन्य अवर्गीकृत इमेजरी, जियोडेटिक, भौतिकीय, भूचुंबकीय तथा गुरुत्वाकर्षण डाटा हो गया, संबंधित उत्पाद प्रकाशन तथा सामग्री, पारस्परिक तकनीकी सहायता तथा प्रौद्योगिकी सूचना का आदान प्रदान। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट तथ्य उसको याद रखना है कि वीका जो समझौता है वो भारत और अमेरिका के बीच है। ठीक है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका प्लस इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, उद्देश्य से आप देख सकते हैं कि सशस्त्र बलों के बीच विस्तारित भूस्थानिक जानकारी साझा करने की अनुमति प्रदान करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 148, हाल ही में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन सी। तो आपको याद रखना है कि जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो दिल्ली एयरपोर्ट, दैट इज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल मान लो आपको दिल्ली एयरपोर्ट ना मिले तो दिल्ली में जो एयरपोर्ट है वही है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, तो ये भी मिल सकता है लिखा हुआ ऑप्शन में। ठीक है, तो कौन सा है? तो वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसकी जो क्षमता होगी वह 150 उड़ान जो है प्रतिदिन होगी। वर्तमान में DGCA के साथ 100 से अधिक सामान्य विमानन एयरक्राफ्ट एवं 300 से अधिक गैर अनुसूचित ऑपरेटर पंजीकृत हैं। तो बस आपको यहाँ पर कुछ खास याद नहीं रखना, इतना ही याद रखना है कि जो भारत का जो पहला जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है वह दिल्ली एयरपोर्ट, दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर किया गया है जिसकी क्षमता 150 उड़ान प्रतिदिन है। उद्घाटन की तिथि 17 सितंबर 2020। इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, तो विचार करना, ये रहा क्वेश्चन और इसके ये रहे ऑप्शन। ठीक है, इन कथन दे रखे हैं, इनको कथनों पर आपको विचार करना है। जैसे कि कथन दे रखा है, पहला है कि 28 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन के लिए एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर किया है। इस आयोग का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु किया गया है। इस अध्यादेश के माध्यम से केंद्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पहले से कार्यरत पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण को भंग कर दिया है। ठीक है, तो यह UPSC की तरह जो है क्वेश्चन बनाया गया है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से रीड करना है। ठीक है, आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा उपयुक्त सभी, यानी जो तीनों के तीनों कथन दिए हैं वो सही हैं। आइए थोड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तथ्य दे रखे हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं, इनको 3 कथन हैं, इनको याद रखना है। यहाँ पर देखिए कि इस आयोग के दिशा निर्देशों के जो अधीन आने वाले राज्य होंगे वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो उससे सटे राज्य हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 150, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश को 2 आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन का जो है वो प्रदान की गई है? ठीक है, किस देश को 2 आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट
दैट इज DMUC ट्रेन जो है वो प्रदान की गई है। किस कंट्री को बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेपाल कंट्री को, ठीक है। तो जो है ये 2 आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है वो भारत के द्वारा नेपाल को प्रदान किया गया है, जिसकी निर्माण करता रहे वो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ट्रेन का संचालन जयनगर बिहार से कुर्था नेपाल, ठीक है। तो यह जो इंपॉर्टेंट तथ्य है इसको भी याद रखना है कि ट्रेन का जो संचालन है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो जयनगर बिहार से कुर्था नेपाल। साथ ही इंजन की क्षमता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ट्रेन का संचालन है कहाँ से कहाँ तक है, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य इसको याद रखना है, ठीक है। कहाँ से, जयनगर बिहार से कुर्था नेपाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151 है कि अक्टूबर 2020 में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए किसके साथ साझेदारी के तहत 2 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ किया है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो किसके साथ है, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर। उत्कृष्टता जो केंद्र है पहला उत्कृष्टता जो केंद्र होगा वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, कहाँ पर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गौ आधारित कृषि तकनीकों के अनुरूप प्राकृतिक खेती के लिए जनजातीय किसानों को प्रशिक्षण देना। दूसरा जो होगा वह पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु झारखंड के 5 जिलों के 30 ग्राम पंचायतों और 150 गाँवों में जो है प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, ध्यान में रखना है। उसके साथ ही आपका जो इसका जो उद्देश्य है वो जनजातीय वर्ग का कल्याण करना है। विशेष क्या है कि आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो एक गैर लाभकारी एवं गैर सरकारी संगठन की स्थापना जो की गई थी आर्ट ऑफ लिविंग की, वह 1981 में, जिसके जो संस्थापक रहे वो श्री श्री रविशंकर के द्वारा, ठीक है। तो 1981 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है दोस्तों किसके सहयोग से है, तो ये आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152, हाल ही में भारत सरकार की किस उपक्रम द्वारा ग्रीन पहल के तहत जापान सरकार के साथ 50,000 जापानी येन के ऋण समझौता किया गया है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा NTPC, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ग्रीन पहल के तहत जो समझौता किया गया है वो भारत की तो भारतीय उपक्रम NTPC दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन व जापानी उपक्रम JBIC दैट इज जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो NTPC प्लस JBIC। ग्रीन जो पहल है वह ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसाइलिंग, ठीक है, ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसाइलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन दैट इज ग्रीन, ठीक है। ऋण प्रावधान जो है वो 50 अरब जापानी येन है। अन्य जो तथ्य हैं, इस ऋण का 60% हिस्सा JBIC उपलब्ध कराएगी। तो आपको याद रखना है कि जो समझौता है इसका 40% जो होगा वो अपना NTPC उसके साथ 50 अरब में 60% जो होगा वो JBIC का हिस्सा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं आपको इतना ही याद रखना है दोस्त कि 50 अरब जापानी येन के साथ जो ऋण समझौता किया गया है वो भारत सरकार जो उपक्रम है वो NTPC है प्लस JBIC, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन पहल, ठीक है। कौन सी पहल है, ग्रीन, ठीक है। इसके साथ आपको यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य आप देख सकते हैं कि ग्रीन पहल में अगर एग्जाम में थोड़ा ही पूछ ले टर्म के हिसाब से कि ग्रीन पहल के तहत इसमें ग्रीन का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो ग्रीन इनिशिएटिव, ठीक है। तो ग्रीन इनिशिएटिव में अगर पूछ ले तो ग्रीन का मतलब क्या है, तो आपको याद जरूर रखना है ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसाइलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद रखना है आपको ग्रीन इनिशिएटिव में। क्वेश्चन नंबर 152 है कि हाल ही में भारत सरकार के किस उपक्रम द्वारा ग्रीन पहल दैट इज ग्रीन इनिशिएटिव के तहत
जापान सरकार के साथ 50 अरब जापानी येन की ऋण जो है समझौता किया गया है। 50 अरब जापानी येन, ठीक है। तो भारत सरकार का कौन सा उपक्रम है, तो आपको याद रखना है वो है एनटीपीसी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आइए थोड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। तो आपको यहाँ पर दोस्त इतना याद रखना है कि ग्रीन जो पहल है, ठीक है, ग्रीन इनिशिएटिव, अगर यहाँ पे पूछ ले कि ग्रीन इनिशिएटिव में ग्रीन का मतलब क्या है, तो है ग्लोबल एक्शन फॉर रिकनसाइलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन, क्योंकि कभी कभी वो टर्म से भी खेलने की कोशिश करता है। इसके साथ ही जो समझौता किया गया है वो एनटीपीसी है प्लस जेबीआईसी, दैट इज जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन बैंक, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो हैं देख सकते हैं। बाकी ये जो रहा, ठीक है, इसमें ग्रीन इनिशिएटिव का फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद रखना है। तो ये भारत और जापान के बीच का है, ठीक है, याद रखना है, भारत और जापान। तो भारत का कौन सा उपक्रम है, एनटीपीसी, और जापान का जो है वो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। दैट्स इतना याद रखना है। 153 है कि हाल ही में भारत के साथ किस पड़ोसी देश ने सीमा पर संयुक्त सुरक्षा गश्त जो है वो प्रारंभ किया है। किस पड़ोसी देश ने भारत के साथ सीमा पर संयुक्त सुरक्षा गश्त। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेपाल। भारत नेपाल संयुक्त सुरक्षा गश्त प्रारंभ तिथि 19 सितंबर 2020। गश्ती जो स्थल होगा वो कपिलवस्तु जिला सीमा पर किया जाएगा। उद्देश्य है कोविड-19 का प्रसार नियंत्रण एवं सीमा पर अवैध गतिविधि की जांच। गश्ती दल में कुल सैनिक 52। भारत नेपाल सीमा सील रहने की जो तिथि 14 नवंबर 2020। तो ये सारी चीज़ें इतना वो ठीक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि जो है इस समय भी कोरोना काफ़ी अपनी पीक पर है। आप देख रहे हैं देश में क्या हाल है। सीमा सील होने का जो कारण रहा कोविड-19, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, अगर मान लो पूछा जाता है तो भारत के साथ किस पड़ोसी देश ने सीमा जो है संयुक्त सुरक्षा वो गश्त प्रारंभ किया, तो नेपाल के साथ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154 है कि सितंबर 2020 में मोल्डो कहाँ पर रहा, तो ये मोल्डो में संपन्न जो हुआ भारत व चीन की जो है सैन्य कमांडर स्तर की 6वें दौर की वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो भारत व चीन के सैन्य कमांडरों की सीमा गतिरोध पर जो 6ठी वार्ता रही वो कहाँ पर संपन्न हुई है, तो आपको याद रखना है पूर्वी लद्दाख के मोल्डो में। कहाँ पर, पूर्वी लद्दाख के मोल्डो में 6वें क्रम की ये बैठक रही। प्रतिनिधित्व जो किया था वो भारतीय कमांडर लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह व चीनी मेजर जनरल लिउ लिन ने। उद्देश्य क्या रहा, पूर्वी लद्दाख में तनावपूर्ण जो स्थिति रही उसको खत्म करने के लिए। प्रमुख बिंदु देख सकते हैं कि सैन्य गतिरोध को समाप्त करने के लिए 5 सूत्रीय समझौते पर प्रावधान। यह पहली बार है कि भारतीय विदेश मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी पहाड़ी क्षेत्र में अस्थिर स्थिति को परिभाषित करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता का हिस्सा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना याद रखना है कि जो 6ठे दौर की वार्ता संपन्न हुई है उसके जो भारत के प्रतिनिधित्व करता रहे वो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह थे, और वार्ता का जो स्थल रहा वो पूर्वी लद्दाख के मोल्डो में, ठीक है। और चीन की ओर से कौन रहा, तो चीनी मेजर रहे जनरल लिउ लिन। बस इतना ही याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 155, सितंबर 2020 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को 50वीं वार्षिक स्कॉल अंतर्राष्ट्रीय एशिया क्षेत्र कांग्रेस की मेज़बानी के लिए चुना गया है। कौन सी 50वीं वार्षिक स्कॉल अंतर्राष्ट्रीय एशिया क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट तथ्य याद करने के लिए कि 25वीं जो वार्षिक स्कॉल अंतर्राष्ट्रीय एशिया क्षेत्र कांग्रेस की जो मेज़बानी की गई है वो जो है मेज़बान जो राज्य रहा वो जम्मू कश्मीर जो कि संघ शासित प्रदेश है। आयोजन जो स्थल रहा वो श्रीनगर, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि मेज़बान राज्य कौन सा रहा, वो रहा जम्मू कश्मीर। 50वीं वार्षिक स्कॉल अंतर्राष्ट्रीय एशिया क्षेत्र कांग्रेस की मेज़बानी का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 156, अक्टूबर 2020 में भारत के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
तो भारतीय समुद्र तटों को जो किया गया, तो भारत के कितने समुद्र तट हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से जो है वो सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भारत के 8 समुद्र तट देखते हैं कौन कौन से हैं वो। तो 8 समुद्र तट जो स्थित हैं वो 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है? तो ये है शिवराजपुर जो कि द्वारका गुजरात का, धोदला द्वीप है कासरगोड और पदवेद्री कर्नाटका, कप्पड़ केरल, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डनपुरी उड़ीसा का और राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये समुद्र सम्मानित जो है समुद्री तट हैं। आप इनको जो है एक बार रीड जरूर करिएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में दे दें, मान लो संख्या न पूछे कितने जो है समुद्री तटों को ब्लू प्रमाणित जो दिया गया है ब्लू फ्लैग, ठीक है, प्रमाण पत्र, अगर आपसे पूछ ले एग्ज़ाम में कि इनमें से कौन से जो है वो समुद्र तट जो है शामिल नहीं है, तो आपको याद रखना है इन 8 को, ठीक है। एक सरसरी निगाह देखना जरूरी है। प्रमाण पत्र देने का जो निर्णय रहा वो अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक समिति के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक समिति के जो प्रतिष्ठित सदस्य रहे वह यूएनईपी और यूएएन, WTO, ठीक है, यूएनईपी दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूए दैट इज यूनाइटेड नेशन, ठीक है, FEE है, IUCN है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक समिति द्वारा भारत तृतीय पुरस्कार से सम्मानित तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के तहत 2 वर्ष की अवधि में ये उपलब्धि हासिल करता एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश जो रहा है वो भारत रहा है। 2 वर्ष की अवधि में उपलब्धि हासिल करता है एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला कंट्री कौन रहा? तो ये अपना भारत। वर्तमान में भारत में जो शामिल है वो 50 ब्लू फ्लैग देशों के जो है वो समूह शामिल हैं। 2 समुद्री तटियों के लिए जो है ब्लू फ्लैग सम्मानित जो एशियाई देश हैं वो जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात। विशेष क्या है कि भारत ने समुद्र तटों प्रत्येक तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से इनके विकास के लिए, समुद्र तटों के विकास के लिए वर्ष 2018 में अपनी प्रमुख योजना शुरू की थी, ठीक है। तो बस आपको दोस्त इतना याद रखना करंट इश्यू से संबंधित कि अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण जो पत्र सम्मानित किया गया और भारत के कितने समुद्र तट हैं, तो 8 हैं। साथ ही आपको यहाँ पर जो है याद रखना है कि 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के इसमें समुद्र तट शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं 8? आप इसको एक सरसरी निगाह से ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन बना के दे दे कि 8 में से कौन से शामिल नहीं हैं, तो आपको एलिमिनेट करने में आसानी हो, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 157, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की घोषणा के अनुसार अगस्त 2020 तक कुल कितने किलोमीटर की लंबाई वाली सड़क परियोजनाओं को भारतमाला परियोजना के तहत आवंटित किया गया है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12,413 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। भारतमाला परियोजना यह राजमार्ग क्षेत्रों के लिए सड़क निर्माण का एक प्रमुख कार्यक्रम है। विशेष क्या है कि यह परियोजना मुख्य आर्थिक गलियारों, आंतरिक गलियारों और प्रमुख मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों में सड़क बनाने, दक्षता सुधार तथा पोर्ट कनेक्टिविटी से संबंधित है। यह परियोजना ग्रीनफील्ड हरित एक्सप्रेसवे के विकास जैसी प्रभावी योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करके पूरे देश भर में माल और यात्री गतिविधियों की दक्षता को अनुकूल करने पर केंद्रित है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि जो भारतमाला परियोजनाओं के तहत जो आवंटन किया गया है ये कितना है? तो 12,413 किलोमीटर। और भारतमाला परियोजना क्या है? तो ये राजमार्ग क्षेत्रों के लिए सड़क निर्माण का एक प्रमुख जो है वो कार्यक्रम। अक्टूबर 2000 क्वेश्चन नंबर 158, अक्टूबर 2020 में सुरक्षा कवच युद्धाभ्यास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरक्षा कवच युद्धाभ्यास का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पुणे महाराष्ट्र। सुरक्षा कवच युद्धाभ्यास से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं कि सुरक्षा कवच युद्धाभ्यास जो रहा वह भारतीय सेना प्लस महाराष्ट्र पुलिस के बीच संपन्न हुआ। आयोजनकर्ता भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन के द्वारा किया गया, लूना नगर, पुणे महाराष्ट्र में 9 अक्टूबर 2020 को, ठीक है।
तो बस इतना ही याद रखना है कि भारतीय सेना प्लस महाराष्ट्र पुलिस के बीच जो है संयुक्त ये सुरक्षा कवच युद्धाभ्यास पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 159, अक्टूबर 2020 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा दीपावली महोत्सव पर किस अभियान का प्रारंभ किया जाएगा? तो बताइए, 4 ऑप्शन है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा दीपावली महोत्सव पर कौन सी अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। ये जो है 12 अक्टूबर से तिथि रही, ठीक है। तो दीपावली पर कौन सा किया गया है आपको बताना है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कामधेनु दीपावली अभियान। कामधेनु दीपावली अभियान 12 अक्टूबर 2020 को इसकी विज्ञप्ति तिथि थी, ठीक है। प्रारंभ जो करता रहा वो राष्ट्रीय कामधेनु, मनाया कब गया? तो बस आपको इतना याद रखना है कि कामधेनु दीपावली अभियान जो मनाया गया है वो 14 नवंबर 2020 को दीपावली के उत्सव पर, ठीक है। इसके साथ ही इसका जो उद्देश्य रहा गाय की गोबर पंचगत्य उत्पादों के व्यायाम उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। लक्ष्य, इस वर्ष दीपावली के दौरान 11 करोड़ परिवारों के गाय गोबर बने 33 करोड़ दीपक को प्रज्वलित करना। तो ये सारी चीज़ें रहीं। इसके तहत अयोध्या में, ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट तथ्य है कि इसके तहत, किसके तहत? कामधेनु दीपावली अभियान के तहत अयोध्या में 3 लाख तथा वाराणसी में 1 लाख दीपक प्रज्वलित किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। बाई चांस पूछ ले, बाकी पूछने के चांस कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पूछेंगे तो पूछ ले, कुछ भरोसा थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। साथ ही कामधेनु दीपावली जो अभियान मनाया गया वो कब? तो 14 नवंबर 2020 को। दैट्स इट, इतना ही इम्पोर्टेंट है। संबंधित मंत्रालय भी याद रख सकते हैं कि मत्स्य पालन पशु, ठीक है। तो ये पशु से रिलेटेड है, तो ये मंत्रालय आप गेस कर ले जाएंगे, लेकिन डेट आपको याद रखना थोड़ा फैक्चुअल है, 14 नवंबर 2020 को दीपावली महोत्सव पर, ठीक है। इसके साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट था, तो इसको याद रख सकते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कितने चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 संपन्न हुआ? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट जो तथ्य है, थोड़ा पुराना हो चुका है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं कि वो जो चरणों रहे वो 3 चरणों में किया गया है, ठीक है। इसके साथ ही बिहार पीसीएस के लिए खास इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिहार स्पेशल के लिए, ठीक है। बाकी यूपी के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि बिहार विधानसभा में सीटों की जो संख्या है वो 243 है। इसके साथ ही आपको याद रखना है दोस्त कि वर्तमान में जो भारत में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो कितनी हैं? तो 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं कमेंट करके जरूर बताइए।